कहानी का नाम तीसरा बेटा। पार्वती के एनजीओ के छोटे से कमरे में फैलती मटमैली सी रोशनी उस उदास माहौल को और भी बोझिल बना रही थी। पार्वती बार बार अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करती और फिर उसे काट देती। ये उसके मन मस्तिष्क में चल रही कश्मकश दिखा रहा था। वह पेन हाथ में उठा उसे उससे सामने पड़े कागज पर अपने दिलो दिमाग में चल रहे चक्करों को बना रही थी। उसे कभी उसके हाथों में छोटे से बच्चे की उंगलियां महसूस होती तो कभी उसकी किलकारियां उसे गुदगुदा जाती। उसकी कल्पना की छोटी सी वह छवि उसके ममतत्व को बार बार पुकार रही थी। तभी उस कल्पना लोक में दरार पड़ी। एक आवाज से, माँ माँ, ये आवाज धीरे धीरे पास चली आ रही थी। फिर उस आवाज में पार्वती को स्पर्श भी किया। माँ, इस बार पार्वती चौंक गई। माँ, आप ठीक है ना? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, पार्वती ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ ज्योति, बोलो बेटा। मैं बस ऐसे ही अपने विचारों में गुम थी, ज्योति ने कहा। ये कैसी रोशनी में बैठी हो? इतना कहकर उसने उस उदास रोशनी को बंद कर दिया और कमरे की बंद खिड़कियों को खोल दिया। अब कमरे में ताजी हवा बहने लगी। सूरज की चमकती रोशनी कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। पर यह चमकती रोशनी और ताजी हवा भी पार्वती के चेहरे की बोझिलता और बेचैनी नहीं छुपा पाई। ज्योति ने अपनी माँ की ओर रुख किया और कहा, माँ, विजय अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने गया है, शाम को वापस आएगा। और पापा आज दिल्ली गए हैं, उन्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ा। मैं आपको यही बताने आई थी। शायद उन्हें 2-3 दिन लग जाएं और हो सकता है कि वे कुछ घंटों के लिए चंडीगढ़ भी जाएं। आप उनसे फोन पर बात कर लेना। शायद चिंटू की तबीयत कुछ खराब है। मैं कॉलेज जा रही हूँ और वहीं से कोचिंग भी जाऊंगी। अब शाम को खाने पर मिलते हैं। बाय मम्मा। इतना कहकर ज्योति वहां से चली गई। कॉलेज जाने की जल्दबाजी में ज्योति ने सारी बातें एक ही सांस में कह डाली। पर इतनी सारी बातों में पार्वती सिर्फ दो ही शब्द सुन पाई थी, चंडीगढ़ और चिंटू। जहाँ चंडीगढ़ में से पार्वती के जीवन के तार जुड़े थे, वहीं चिंटू से शायद दिल के। ये दो नाम सुनकर उसकी आंखों से दो आंसू ढुलक गए, जिनमें से एक चंडीगढ़ के लिए था और दूसरा शायद चिंटू के लिए। पार्वती नाथ बच्चों का एक एनजीओ चलाती थी। 50 वर्षीय इस कोरोना के शरीर पर अभी भी उम्र हावी नहीं होती। चेहरे पर तेज था गोरा रंग, कुछ कुछ दूध से मिलता जुलता था। पतली पतली उंगलियां जिनमें उसने अपने परिवार की कमान को कसकर पकड़ा हुआ था। आंखें सब साधारण थी, पर इन साधारण आंखों की विशेषता थी कि ये उन चीजों को भी देख लेती थी जो सामान्य तौर पर किसी को दिखाई नहीं देती। उसकी करण शक्ति भी गजब की थी। उसे वे बातें और भावनाएं भी सुनाई देती थी जो कभी कहीं भी नहीं जाती थी। पार्वती का कद औसत से कुछ कम ही था, और उसके कर्मों ने उसे सबसे ऊंचा कर दिया। शायद उसके इसी व्यक्तित्व की करनी का फल वह आज भोग रही थी। परिवार में सबकी और सबसे लाडली थी पार्वती। सास ससुर देवर देवरानी और उसके अपने बच्चे। बेटी से तो आप सब मिल ही चुके हैं, और 15 साल का बेटा है भी है विजय। सबको उसने एक सूत्र में जोड़ रखा था, बिल्कुल किसी माला की तरह। उसका परिवार उसके खून में जीवन की भांति दौड़ता था, या शायद आज भी दौड़ता है। या फिर सवाल ये उठता है कि अगर पार्वती को अपने परिवार से इतना प्यार था, तो वे आखिर सबसे दूर या मुंबई में क्यों रह रही है? और ये चिंटू कौन था जिसका जिक्र भी उसे बेचैन कर जाता था? अपना एनजीओ बंद करके दोपहर तक 1 बजे तक घर पहुंची। घर का ताला खोला तो बड़े से दीवान खाने में एक भयानक सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। कम से कम आज तो वह इसका सामना करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उस सन्नाटे और टेबल पर रखे खाने को नजरअंदाज करके सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने हाथ में डायरी ली और बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठ गई। उसने अपना सिर पीछे की ओर एक तरफ ढुलका दिया और आंखें बंद कर ली। कोई तो चिंता थी जो उसे खाई जा रही थी। ची ची ची, इस आवाज से पार्वती के विचारों की नींद टूटी। पार्वती ने ढूंढना शुरू किया कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसने कमरे की बंद खिड़की खोली और देखा कि कुछ महीने पहले एक चिड़िया ने खिड़की के पास जो घोंसला बनाया था, उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे चहक रहे थे, और माँ अपनी चोंच से उन तीनों बच्चों को खाना खिला रही थी। उसके उस घास फूस से बने घोंसले में बच्चों को आराम का पूरा ध्यान रखा गया था। वह सोच रही थी कि देखो, ये नन्ही चिड़िया भी जानती है कि बच्चे जब तक खुले आसमान में उड़ना नहीं सीख जाते, तब तक उन्हें देखभाल की जरूरत होती है। अब पार्वती के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। वह वहीं खिड़की के नीचे अपनी डायरी को सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी।
पिछले 5 सालों से मन के किसी बांध में जकड़ कर रखे ये आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे, और इस बाढ़ में गोते खाती एक छोटी सी नाव पार्वती को उसकी पीड़ा के स्रोत के पास ले गई। ये वो जगह थी जहां से उसने अपने रिश्तों को संभाला, सहेजा, हर वो काम किया जो रिश्तों के पौधों को बड़ा वृक्ष बना दे। वो सोच रही थी कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई, किस मोड़ पर मैं चूक गई, ऐसी परिस्थितियां क्यों हो गई कि मेरा अपना चिंटू टीबी जैसी बीमारी से जूझ रहा है और मैं वहां जा भी नहीं सकती। जिस बच्चे की बड़ी माँ कहते जुबान नहीं थकती थी, वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। क्यों भगवान क्यों? पता नहीं। छोटी उसे समय से खाना देती होगी या नहीं, पता नहीं उसके परहेज का ख्याल रखा जाता है या नहीं। मन करता है उसके गुस्से को नजरअंदाज करके सीधे चिंटू के पास पहुंच जाऊं और कमजोरी से हो रहे पैरों के दर्द को दबाकर कम कर दूं। इसका उसका सिर अपनी गोद में लूं, उसे परियों की जादुई दुनिया की कहानियां सुनाऊं जिससे वो अपना दर्द भूल जाए। उसे स्वाद वाला खाना बनाकर खिलाऊं जिससे वो दवाइयों की कड़वाहट भूल सके। ओ चिंटू, तुमने अपनी बड़ी माँ को इतना दूर क्यों कर दिया? संबंधों में कड़वाहट ना आए इसलिए 5 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर भी ये दूरियां क्यों? मैं ये तो कभी भी नहीं चाहती थी। पार्वती ने जैसे अब अपने विचारों से ही बात करनी शुरू कर दी। मुझे आज भी वैसे 1 साल पहले का बुरा सा दिन याद है जब छोटी का फोन आया कि दीदी, चिंटू को डॉक्टर ने टीबी की बीमारी बताई है। कहते हैं 1-2 साल इलाज चलेगा। सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 साल के बच्चे को टीबी जैसी बीमारी कैसे हो गई? फिर छोटी अपनी बाकी 2 बच्चों को संभालते हुए उसका ख्याल कैसे रख पाएगी? बस यही सब सोचकर तो मैं 1 साल पहले 5.5 साल बाद चंडीगढ़ गई थी। मैं चिंटू को 5.5 साल बाद मिल रही थी, और उसके भाई लव कुश को तो मैंने का देखा भी नहीं था। कैसा बेहद दृश्य था वह! दूध जैसा सफेद चिंटू कोयले सा काला हो गया था। बचपन में कोई उसे उठा न पाए इतना मोटा था, पर आज उसकी चमड़ी और उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। टीबी ने उसका शरीर खा लिया था। किसी छोटे से बच्चे को ये ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। इतने सालों के बाद शायद उसने मुझे पहचाना भी नहीं था। उसकी अजनबी नजरों से मुझे ये पता चला, हाय कितना प्यारा, कितना मैं तो तुरंत ले गई थी मैं उसे देने के लिए, पर उसकी अजनबी आंखों ने मुझे कोसों दूर कर दिया था। मुझे आज भी याद है कि मैं फिर भी उसकी देखभाल करती रही। चिंटू जब भी अपनी अम्मा को आवाज देता, मैं अगले ही पल वहां होती। उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना, सब कुछ मैं ही देखती थी। वह भी मुझे बड़े प्यार से बड़ी माँ कहता, पर न जाने क्यों महीने भर बाद चिंटू का रवैया मेरी तरफ से बदल गया। शायद यही वह मोड़ था जहाँ मैंने गलती कर दी। मैं अपनी ममता, अपने प्यार को बांधों से उड़ेलती रही, जिसे वह नहीं समझ पाया। उसे वह प्यार बोझ लगने लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं वहां से चली जाऊं। जब से मैं आई हूँ तब से उसकी माँ उसका ख्याल नहीं रख पाती हूँ। उसने मुझसे कहा कि उसकी माँ ही उसका ख्याल रखेगी। आज इस बात को 1 साल हो गया, लेकिन चिंटू ने मुझसे बात भी नहीं की। विचारों की रेल पूरी तेजी से दौड़ रही थी। तभी फोन की घंटी बजी और रेल वर्तमान के स्टेशन पर आकर रुक गई। उसने देखा फोन चंडीगढ़ से था। उसने हड़बड़ी में फोन उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ पार्वती की देवरानी थी। दीदी आप आइए और चिंटू को ले जाइए, मुझसे अब इसकी देखभाल नहीं हो सकेगी। क्या आप आएंगी? बोलिए दीदी। खुशी के मारे पार्वती के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने कपकपाती आवाज में हामी भरी। वे बहुत खुश थी। अपनी पीड़ा भरी यादों को उसने वही प्लेटफॉर्म पर छोड़ा और सीधे चंडीगढ़ की रेल पकड़ ली। शायद पार्वती का चिंटू से जुड़ाव कुछ अलग ही था, पता ही नहीं क्यों, पर उसकी फिक्र ने पार्वती को आधा कर दिया था। पार्वती रेल से भी तेज दौड़ना चाहती थी। उसने खुद से ही प्रण किया कि वह अब उसे लेकर आएगी और स्वस्थ कर देगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगी। इन सारे विचारों को अपने बक्से में बंद करके वह स्टेशन पर उतरी। उसके पति रमन उसे लेने आए थे। घर पहुंची तो देखा कि किसी बगीचे सा चहकता उसका घर वीरान पड़ा है। ना तो उसके स्वागत के लिए कोई आया और ना ही मिलने। शाम 4 बजे सब चाय की पर एक साथ मिले। वहां पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पार्वती ने चिंटू से कहा, क्यों चिंटू, चलोगे ना मेरे साथ? हम कल ही निकल जाएंगे। फिर हम बहुत सारे आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे और दीदी भैया के साथ खूब गप्पे मारेंगे। पार्वती की रिश्वतों पर चिंटू चिढ़कर बोला, मुझे पता है आप इसलिए आए हो ना, ताकि आप मुझे अपनी माँ से अलग कर दो। पिछली बार भी आप इसीलिए आए थे। पार्वती ने लपक कर कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ भी तो है ना। माँ तीनों का ख्याल नहीं रख पाई।
इसीलिए पार्वती ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिसे उसने झिड़क दिया और कहा, रख लेगी मेरी माँ मेरा ख्याल, आप उसकी चिंता छोड़ दो। आप मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? अब चिंटू की आवाज कुछ ऊंची हो गई थी। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब मेरी बीमारी मेरी माँ को इतना परेशान नहीं कर रही, तो आप क्यों मेरे और मेरी माँ के बीच आ रही हो? मैं जीऊं या मरूं उससे आपको क्या? इस बात पर पार्वती के मुंह से वह बात निकल गई जिसे उसने इतने सालों से अपने दिल में दफन कर रखा था। इस बार पार्वती की आवाज भी कुछ ऊंची ही थी। उसने कहा, मुझे फर्क पड़ता है चिंटू, क्योंकि मैं ही तेरी माँ हूँ, तेरी सगी माँ, और तू मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा तीसरा बेटा, जिसे मैं ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। पथराई नजरों से चिंटू एक बार फिर अपनी माँ से को देखता और फिर अपनी बड़ी माँ को। रिश्तों की उलझन उसकी समझ से बाहर थी। पार्वती निढाल जमीन पर बैठ गई थी, जैसे कोई पुलिस स्टेशन पर सामान उतारने के बाद बैठ जाता है। जब सबको सुधाई तो चिंटू दौड़ता हुआ अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा, माँ, बड़ी माँ झूठ कह रही है ना? आप ही मेरी माँ हो ना? मैं जानता हूँ बड़ी माँ बच्चा पकड़ने वाली गंदी औरत है ना, जिसकी कहानी आपने मुझे सुनाई थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, कुछ तो बोलो। माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? पार्वती की देवरानी पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। पार्वती ने देखा कि एक छोटे से बच्चे की आंखों में से उसकी माँ के लिए उसका विश्वास खोता जा रहा था। उसकी जीने की उम्मीद उससे छूटती जा रही है। माँ शब्द कितना विशाल है, यह उस दिन समझ में आया उसे। पार्वती ने अपनी देवरानी का हाथ पकड़ा और उसे अलग कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। पार्वती ने कहा, छोटी, आखिर क्यों तुम चिंटू की देखभाल नहीं करना चाहती? छोटी ने कहा, मुझसे अब नहीं होगा, मेरे भी तो अपने बच्चे हैं। पार्वती बोली, जब समाज ने तुम्हें बांझ कहा तो इसी बच्चे ने तुम्हारा कलंक दूर किया था। तुम्हारी गोद भर जाए, तुम्हें संतान सुख मिले, इसलिए मैंने अपने दिल का टुकड़ा काट कर तुम्हें दे दिया। तुम्हें माँ चिंटू ने बनाया। उसके आने के बाद तुम्हारी गोद भरी हुई। इस सब के बावजूद आज मैं उसे लेकर चली ही जाती, पर आज मुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखी। तुम्हें याद है छोटी, जब चिंटू का जन्म हुआ था और मैंने उसे तुम्हें दे दिया था, तुम उसे अपने सीने से लगाकर रखती थी। मेरा आसपास रहना भी तुम्हें गवारा ना होता था। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि दीदी, आप मेरे और मेरे बेटे के बीच आ रही हैं, और मैंने चिंटू और तुम्हारे लिए ये घर छोड़ दिया था। आज तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा कि आप मेरे और मेरी माँ के बीच आ रही हैं। आज वो मेरा नहीं, तुम्हारा बेटा बन गया है। उसने पहला निवाला तुम्हारे हाथ से खाया है। उसमें तुम्हारे संस्कार हैं, मेरे नहीं। उसे टीबी मारेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आज अगर मैं उसे ले गई तो उसका मरना तय है। छोटी पार्वती से लिपट गई और आंसुओं से भीग गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी अंधी कैसे हो गई कि मुझे मेरे अपने बेटे का प्यार दिखाई नहीं दिया। ऐसा करके मैंने उसके प्यार और आपके त्याग दोनों को अपमानित किया है। मैं माँ हूँ और माँ का काम सिर्फ ममता लुटाना होता है, जो मैं भूल गई। पार्वती ने कहा, चलो अब आंसू पोंछो और बाहर चलो। छोटी ने पूछा, दीदी अब आप क्या करेंगी? पार्वती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं वही करूंगी जो मैंने 5 साल पहले किया था। वे बाहर आई। चिंटू अभी भी डरा हुआ था। पार्वती उसके पास गई तो वह 2 कदम पीछे हट गया। पार्वती ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो ये देखने आई थी कि आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो या नहीं। यही तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारी बड़ी माँ। एक और बात, मैं बच्चा पकड़ने वाली औरत नहीं हूँ। पूरा कमरा ढाकों से भर गया। पार्वती छोटी के पास आई और कहा, छोटी, अपना तीसरा बेटा आज फिर से एक बार तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तुम उसकी सगी माँ बन जाओ, बस यही आशा है। इतना कहकर पार्वती मुड़ी, चिंटू के सर पर हाथ रखा और घर से बाहर निकलने लगी। उस समय भी उसके काले चश्मे के नीचे से 2 आंसू ढुलक गए। एक तो चंडीगढ़ के लिए था और दूसरा अब आप शायद जानते ही हैं किसके लिए था। दोस्तों, हमारी कहानी तीसरा बेटा कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।